मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। इस्तेकबालिया मीटिंग के सदर हमारे सरपरस्त मन्ना भैया और किले के रहने वाले तमाम ही मेरे साथी, साइड में मेरी माए बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज का इस्तेकबालिया प्रोग्राम जिला झुपड़पट्टी बचाओ कमेटी ने रखा है। आज मुल्क के जो हालात हैं उस हिसाब से इस्तेकबालिया प्रोग्राम करना ये मुनासिब नहीं लगता, मगर इनके घर थे और ये बेघर होने की तरफ जा रहे थे, इसलिए ये चाहते थे कि रखा जाए। यहाँ पटाखे भी फूट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये हमारी आर्मी की भी हौसला अफजाई हो इसलिए फोड़े जा रहे हैं। आज की मीटिंग कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो हमें राहत मिली उस ताल्लुक से बुलाई गई है। कल का जो फैसला था वो कई मायने में हमारे लिए बहुत बेहतर इसलिए भी है कि सिर्फ सवाल एक किले झुपड़पट्टी का नहीं था। 20 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला कि पहाड़ पर जो किले हैं, जमीनी किले हैं, ऐसे तमाम ही किलों का सुशोभीकरण तदीनकारी करने के लिए वहां का इंक्रोचमेंट निकाला जाए। शासन ने, सरकार ने कोई निशानदेही कहीं नहीं की कि ये अतिक्रमण है। वो प्रशासन अपने अपने लोकल प्रशासन का काम था कि वो तय करे कि अतिक्रमण क्या है, मगर जानबूझ के सरकार और प्रशासन सिर्फ एक कौम को, मुसलमानों को बेघर करने के नियत से वो परिपत्रक निकाला गया। और कल जब कोर्ट में ये मामला आया तो यहाँ बहुत से जिम्मेदार बैठे हैं जो मुसलसल कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट में 15-20 मिनट बहस चली। सरकारी वकील ने भी पूरी ताकत से कोशिश की कि फैसला आज या कल में, कल वापस यानी आज रख दिया जाए। आज हाईकोर्ट का आखिरी दिन था, उसके बाद वेकेशन शुरू होगा 1 महीने का। उसने भी बहुत कोशिश की और उसकी भी कोशिश जब सामने वाला बहुत ताकत से लड़ता है और उसके बाद कोई फैसला आता है तो सब चीज समझ में आ जाती है। जो सरकारी वकील थी उसकी कोशिश भी सरकार की तरफ से बहुत बेहतर थी, मगर हमारे वकीला ने भी वैसा डिफेंस किया और वैसी बात रखी। जज साहब को कहीं ना कहीं ये मानना पड़ा कि सिलेक्ट करके नोटिस दी जा रही है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर में लिखा, ऑर्डर भी आ गया कि प्रोसेस ऑफ लॉ करके ही कोई भी काम काज किया जाए। और 25 तारीख को सरकारी ऑफिसरान मतलब कलेक्टर या तहसीलदार अपना अफिडेविट फाइल करे। हम एकदम साफ हमारी पेटिशन थी, हमने कोई जगह नहीं मांगी थी कि इसके बदले में मुतबादिल जगह दे दो। हमने साफ कहा कि किले की जो 4 दीवारी है उसके अंदर स्कूल चल सकती है, उसमें जिमखाना चल सकता है, उसमें टेनिस कोर्ट चल सकता है, उसमें शौचालय बन सकती है। तो किला और खंडक, हम जहाँ खड़े हैं ये खंडक है, यहाँ हॉल बना रह सकता है। तो उसके बाद के लोगों को भी नोटिस क्यों दी गई? अगर नोटिस देने की बात है तो नोटिस स्कूल वालों को भी दी जाए और सबको दी जाए। अगर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ भी हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और जो इंक्रोचमेंट स्कूल के अंदर है, जहां से आरएसएस का हेडक्वार्टर चलता है, उनको छोड़ देना ये कहीं ना कहीं एक किसी को टारगेट करने जैसा है। और कोर्ट को भी ये बात लगी कि ये टारगेटेड नोटिस दी जा रही है। तहसीलदार साहब हाजिर थे, उनसे भी कई बार पूछताछ की गई, उनको भी बोला गया कि तुम्हारी नोटिस गलत है।
तुमने गलत नोटिस दी है। बोलने का मतलब ये है कि ये फैसला होने के बाद आज ही मुझे विशालगढ़ से किसी का फोन आया। विशालगढ़ में 2 दिन पहले वन विभाग ने वहां के रहने वाले लोगों को, रिहायशी लोगों को जो सालों से रह रहे हैं, उनको भी 15 दिन में खाली करने की नोटिस दी। हम आसिफ शेख साहब से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे उनकी भी मदद की जाए। ये वही विशालगढ़ है जहां पर इससे पहले प्रशासन ने एक दरगाह पर जबरदस्ती बुलडोजर चलाया था। तो ये माइनॉरिटीज इस रियासत में जहां भी परेशान है, हम हमेशा बोलते हैं कि मालेगांव शहर रास्ता दिखाने का काम करता है और ये फैसला भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का फैसला है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 133 जो रहने वाले लोग हैं वो कोर्ट में गए हैं, उनको राहत मिली है। मैं यहाँ की किला झोपड़पट्टी बचाव कमेटी की जिम्मेदारान हैं, अगर इनके साथ और लोग जुड़ते हैं तो मैं इनसे यही कहूंगा कि उनको जोड़िए। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर जो भी लोग तुम्हारे साथ आते हैं तो उनको जोड़िए, और अगर ड्यू टू प्रोसेस से भी हमें जाना पड़ेगा तो हमें पता है कि जज साहब ने कहा कि जो रिकॉर्ड दिख रहा है पेटिशन में, 40 साल से कुछ लोग वहां रह रहे हैं और उनको तुम एक नोटिस देके बोलते हो कि तुम यहाँ से जाओ। आप 40 साल से पहले से रह रहे हो। अभी वो भी पेपर हम निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी कागजात निकालिए कि हम और कितने साल पहले से रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी की राहत है। 31 मई तक जिस हिसाब से शासन और प्रशासन काम कर रहे थे उसमें हमें राहत मिल गई है, मगर लड़ाई हमारी बाकी है और लड़ाई इत्तेहाद के साथ और मिलकर लड़ने की जरूरत है। क्योंकि इस शहर में गुमराह करने का काम भी हमेशा से होता आया है। मगर हजरत जो बोले कि मैं एक दिन पहले अजीतजादा पवार के पास गया, उनको बोला कि पर्याय जगह दिए बगैर, मुतबादिल जगह दिए बगैर कोई जगह खाली नहीं होगी। ये तो अव्वल दिन से ये बात थी कि मुतबादिल जगह देंगे। डिप्टी डीवाईएसपी, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार, फरहान साहब, कारपोरेशन के आला अधिकारी, ये सब मेरे साथ उस जमीन के दौरे पर थे। 24 मई की बात, जब हजरत सो रहे थे, जब भी वो जगह बता दी गई थी हमको, ये पर्याय जगह आपको देना है, आप बैठकर बात करिए। कई ऑफिशियल मीटिंग हमारे साथ की गई कि मुतबादिल जगह हम दे रहे हैं, आप जाइए। मगर सवाल मुतबादिल जगह का नहीं था, सवाल इंसाफ का था और सबके साथ एक जैसा व्यवहार शासन क्यों नहीं करता है, ये सवाल था। कोई 50-60 साल से रह रहा है और आप बोलेंगे कि इनको 300 स्क्वायर फीट जगह हम दे रहे हैं या घरकुल योजना में जगह दे रहे हैं और वो चले जाएं, तो ऐसा होगा नहीं। 24 अप्रैल, हाँ मई अभी चल रहा है, 24 अप्रैल को हमारे साथ दौरा सारे सरकारी अफसरान ने कर चुके। इनका मामला ऐसा हो गया कि जब 178(3) पर बुलडोजर चल रहा था तो ये बोलते थे कि मैं ओहदे पे हूँ, जो लोग ओहदे पे नहीं है उनकी जिम्मेदारी है, तो आप इस्तीफा दे दो, आप इस्तीफा दे दो। जब सोशल मीडिया पर 178(3) की खबर आई कि कुछ लोग मिलकर मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हल हो जाएगा, तो हजरत वहां भी पहुंच गए। मगर मैं उनको बोल दूं कि हजरत वो दिन लग गए जब खलील मियां घर से भागता उड़ाया करते थे और लोग यकीन मानते थे। अब चप्पल घिसनी पड़ती है, कोर्ट की 70 पैतरी 4 बार उतरना चढ़ना पड़ता है। अब ये दिखता है लोगों को। अब भागते उड़ाएंगे तुम घर पे बैठे बैठे और बोलेंगे कि मैं ये किया मैं वो किया, तो कोई यकीन मानेगा नहीं। लोग समझदार है, डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं, अंधभक्ति के भी एक हद होती है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इनके बयान का मजाक उड़ाया जाता है। 178 की बात हो या अजीतजादा पवार साहब के पास जाने की बात हो, अरे तुम यही एडिशनल कलेक्टर से मिलते तो बोलते हम पर्याय जगह देने वाले हैं। ये बोलते हैं कि पर्याय जगह मतलब
तुम सबसे पहले यहाँ सब गवाह बैठे हैं कि ईद के बाद तुम खुद यहाँ पर आए और आकर ये बोलते हो कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए। आप इस तरह की बात उनको बोलते हो। हमने और आसिफ शेख साहब ने कोशिश की कि कोई रास्ता निकाले और पिटीशन भी हमने बड़ी हिम्मत से तैयार की, हमारे वकील ने बड़ी हिम्मत से तैयार की। यहाँ बैठे हुए हमारे शकील भाई है, सल्लू भाई है, हसन भाई है, उनके साथी ये सुबह 8 बजे से वकील की ऑफिस के पास बैठ जाया करते थे जाके। इस्तेकबाल तो किले झोपड़पट्टी वालों ने इनका करना चाहिए, जो सही में कोशिश किए। अगर एक कागज अगर नहीं मिलता था तो यू टर्न लेकर मुंबई आए ये लोग और वो कागज लाकर दिए। सच मायनों में मेहनत इन्होंने बहुत की है, तो आज हमें कुछ रिजल्ट मिला है। मेहनत करने और कोशिश करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है और कोशिश और मेहनत करते रहना चाहिए, यही सही बात है। सिर्फ हवाई बात, सिर्फ बैठे बैठे कुछ भी बोल देना, खुद का मजाक उड़ाना, शहर का मजाक उड़ाना, ये कब तक होगा। आज एक मजहबी लीडर है, एमएलए है, मुझे बताओ अगर महाराष्ट्र में कोई मसला आता है मस्जिद और दरगाहों का, अगर विशालगढ़ का कोई मामला हुआ तो किसी ने ये नहीं देखा कि कोई एमआईएम का एमएलए जो सिर्फ कौम के नाम पर एमएलए बने हैं, जो मजहब का इस्तेमाल करके एमएलए बने हैं, कोई उनके पास नहीं आता, कोई उनको फोन नहीं करता। अगर पिंपरी चिंचोड़ के मस्जिद का मसला आया, वो वही जमीयत के हैं, महाराष्ट्र की जमीयत, तो कल शेख आसिफ साहब को बुलाए कि पिंपरी चिंचोड़ में मस्जिद का मसला है। अरे तुम्हारे लिए सर्व की बात है, तुम उसी जमीयत के हो, उसी जमीयत से इलेक्शन लड़ते हो। तुम्हारे महाराष्ट्र के सदर को नहीं भरोसा कि तुम कुछ कर सकते हो। एक एमएलए होने के बाद भी विशालगढ़ पे अगर दरगाह का मसला है तो वो मुझे फोन कर रहे हैं, एक एमएलए और मजहबी लीडर को फोन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर भी सबको पता है कि ये आदमी को कुछ नहीं समझता, ना कायदा समझता, ना कानून समझता, ना कुछ करने की कोशिश है, ना जद्दोजहद कभी मुसलमानों के लिए करते, ना उनकी तकलीफ के लिए करते। जो आदमी आपके शहर में कुछ नहीं करते, आपके शहर पे जब मुसीबत आ जाती, बांग्लादेशी के मामले से लेकर आज तक मुसलसल शहर पर मुसीबत आ रही है, जो उनके नहीं हो पा रहे हैं, जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने उनके लिए वोट दिया, जो उनके नहीं हो रहे हैं, वो क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। ये तो उनके लिए शर्म की बात है कि उनकी ही जमीयत उनको नहीं बुला रही है। यानी आप ये तो मानो, उनके मानने वालों को तो ये आंख खोल लेना चाहिए कि उनके एमएलए की क्या इज्जत है, क्या औकात है। सबको समझता है कि ये आदमी कोई कोशिश किसी के लिए करना, हाँ तुम इनको ठेकेदारी का बोल दो, अगर बोल दो कि ये किला झोपड़पट्टी उखड़ेगी तो यहाँ पर कुछ ठेकेदारी करने का मौका मिल जाएगा। या किले की सुशोभीकरण के लिए 1.5-2 करोड़ अगर मंजूर हुआ है, अगर उसमें ठेकेदारी का कोई मकसद आ जाए तो फिर इनका तुम देखो बम्बई, नासिक, मालेगांव एक कर देंगे ये ठेकेदारी के लिए, कमीशन के लिए। मैं अभी बोलता हूँ अगर कोई आकर इनको बोल दे कि मुफ्ती साहब को उखड़ जाएगा, ये उखड़ जाएगा, तो ठेका 2 करोड़ का मिलेगा तुमको, फिर इनको देखो तुम काम करते हुए। सारा काम सिर्फ ठेकेदारी, कमीशन, यही नियत, बाकी कोई दूसरी नियत नहीं। लोगों का मसला हल करना, गरीब लोगों की तकलीफ को दूर करना, ये कभी नहीं वो करते और कभी वो कर भी नहीं पाएंगे। हमने और आसिफ शेख साहब ने कोशिश की। अभी हमारे एहसान भाई बोल रहे थे कि ये दोनों की ताकत, अरे भैया 10,000 वोट मिली है, मगर 162 के बाद अगर मिलाएंगे तो बहरहाल तकरीबन बहुत ज्यादा ताकत है। तो ये तो वक्त आएगा तो ताकत भी दिखेगी। 6 महीने में शहर ने देख लिया कि क्या क्या हालात, इस शहर पर कितनी मुसीबत आई, क्या क्या हो रहा है, कौन नुमाइंदगी कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं पहले ये हमेशा बोलता था कि हम जो काम काज करते हैं वो सियासी नियत से नहीं करते, मगर अब
हम सब काम सियासी मतलब से करते हैं। हमारी नीयत कौम और गरीबों के लिए तो अच्छी है, मगर जब हमारा वक्त आएगा तो हम आपका भी साथ वैसे ही चाहेंगे जैसे हम आज आपका साथ दे रहे हैं। अगर हम आज आपके साथ खड़े हैं तो हमारी चाहत यही होंगी, कल जब हमारा वक्त आए, इलेक्शन आए, तो आप भी हमारे लिए कोशिश करिए। आज अगर हमारे पास पावर और ताकत होती, आज जो माइनॉरिटीज का सवाल है, कल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की रात में एक मीटिंग है इसी ताल्लुक से कि जो चार्जशीट फाइल हुई उसके बाद दूसरी जगह जलगांव, औरंगाबाद, वहां के लोग भी परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो भी आशीष शेख साहब से कांटेक्ट किए तो ये तय हुआ कि हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। इसलिए कल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक मीटिंग नूरबाग में बुलाई है। हम कोशिश, मेरा बताने का मतलब ये कोई आशीष शेख एमएलए नहीं है, हम एमएलए नहीं है, मगर उसके बाद भी मालेगांव शहर हमेशा से, निहाल साहब के वक्त से इस शहर को हमेशा इसलिए माइनॉरिटीज ने देखा कि अगर कोई मुसीबत कहीं पर आ जाती थी तो मालेगांव शहर का नुमाइंदा उनकी नुमाइंदगी करता था। अपने शहर के साथ साथ वो दूसरे शहर के मुसलमानों के लिए भी कोशिश किया करता था। मगर आज का एमएलए ना इस शहर का नुमाइंदगी कर पा रहे हैं, न कौम के दूसरे हिस्से के मुसलमानों पे अगर कोई मुसीबत आ रही है तो उनके ताल्लुक से कोई बात कर पा रहे हैं, ना असेंबली इजलास में कोई बात कर पाते हैं, ना ही कोई कानूनी तौर पर किसी की कोई मदद करते हैं। तो ये शहर कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा? आपको भी ये सिर्फ किले का सवाल नहीं था, ये मालेगांव शहर के तमाम ही शहरियान के सामने एक सवाल था कि जो एमएलए ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें हमने जो भी कोशिश की अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आप सब लोग जो इसके लिए कोशिश किए, जो हाईकोर्ट आए गए, यहाँ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं जिन्होंने दुआएं की, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का साथ इसी तरह रहना चाहिए ताकि आगे भी हमारी लड़ाई अभी चलेगी। आज मसला हल नहीं हुआ है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आज मसला हल नहीं हुआ है, आज हमें वक्ती राहत मिली है, मगर हम कोशिश जरूर करेंगे कि ये मसला हल हो और इंसाफ सबके साथ बराबर होना चाहिए। हम कानून के साथ रहते हैं, कानून की बात करते हैं और कानून में कोई स्कूल और कोई झोपड़ा या कोई आरएसएस का है तो वो अलग नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रशासन ने भी ये बात सोचना चाहिए कि वहां पर 10 खोली कारपोरेशन की दीवार के ऊपर कारपोरेशन ने जो 10 खोलियां बनाई है, जहाँ पर कुछ समाज के दूसरे समाज के लोग रहते हैं, बराबर बोल रहा हूं मैं, वो 10 खोलियों को नोटिस नहीं दी गई, वो किले की दीवार के ऊपर है, यानी खुला। यदि मैं बोलूं तो फिरका परस्ती के तहत नोटिस देने का काम प्रशासन करता है। प्रशासन ने भी सोचना चाहिए कि अगर कोई जीआर आया है तो उसको सही से पढ़े और उस पर अमल बजावनी करे। अगर आज भी प्रशासन सबको नोटिस देगा तो हम ड्यू टू प्रोसेस से भी प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए काबिल हैं। हमारे लोग, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनका पेपर वर्क भी वैसा है कि हमें पूरा इत्मीनान है कि हम हर चीज साबित कर सकते हैं। मगर ये क्या बात होती है कि कुछ लोगों को तुम सिलेक्ट करो और कुछ लोगों को छोड़ दो, इससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि तुम जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ देने का मकसद वो जीआर के जरिए तुम कर रहे हो, वो परिपत्रक के जरिए कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों के साथ हैं, इस शहर के साथ हैं, इस शहर पर जब भी मुसीबत आएंगी इंशाअल्लाह हम दोनों साथ में खड़े रहेंगे। हमको बहुत बोला गया किले के मामले में, हाईकोर्ट के ऑर्डर आने से पहले तक लोगों ने फोन करके बोला कि क्या जरूरत है तुम लोगों को, क्यों बिला वजह तुम लोग लगे हो, जिसको वहां वोट दी गई, जिसको वोट दी गई वो करेंगे ना जो करना है। मगर हमने उनको एक ही बात बोली, ठीक है वोट उस वक्त नहीं दिए, मगर आज बुलडोजर चल गया किले पे तो वो सिर्फ किले झोपड़पट्टी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे मालेगांव शहर की आबरू पे, हमारी इज्जत, हम पर भी एक बुलडोजर चलने जैसी बात हो जाएगी और हम नहीं चाहते ऐसा।
ये कोई एक बस्ती पे चल गया तो बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जो आजादी के वक्त से बचे हुए लोग हैं उन पे बुलडोजर चलेगा और हम सिर्फ ये सोचेंगे कि यार वहाँ हमको वोट नहीं मिली इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मगर आगे हम जरूर चाहेंगे कि हमें ताकत दो, वोट भी दो। यानी मैं इलेक्शन नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ताकत दो, वोट दो, हमारे लिए ताकत बनो। अगर हमें ताकत मिलेगी तो ये ताकत का इस्तेमाल हम आज से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है, हर चीज कारपोरेशन से जुड़ी होती है। अगर वहाँ अच्छे काबिल लोगों को आपने नहीं भेजा, ऐसे ही अनपढ़ जाहिल जिन्हें कुछ नहीं समझता उनको भेजा, तो आप भी गए, आपका शहर भी गया, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कारपोरेशन से मिली हुई लड़ाई है, इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण की। तो अब आपको भी सोचना चाहिए कि गलतियां हो गई। मैं क्या बोला कि खलील मियां भागता उड़ा रहे, अभी भी घर पे बैठे, उड़ाते रहेंगे, इलेक्शन तक उड़ाते रहेंगे। मगर अब आपको देखना है कि भागता उड़ाने वाला सिर्फ भागता ही उड़ा रहा है, ना किप्पल घस रहा है, ना कोशिश कर रहा है। इसलिए समझदारी से आप लोग फैसला करिए, समझदारी के साथ, इतिहास के साथ कोशिश कीजिए। हम आतिश शेख साहब और हम हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहने वाली है कि किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उसके साथ खड़ा रहा जाए, उसके लिए इंसाफ की कोशिश की जाए, और वो कोशिश हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया।